बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, तो सोचा आपको वीलॉग में ये बताता चलूं। बहुत सारी नई डेवलपमेंट हुई हैं, तो ज़रूरी था कि आप तक ये खबरें पहुँचें। हम जानते हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लोग कम देखते हैं, और इसीलिए हम जो है ये खबरें जो है वो यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 24 घंटे से साइफर का बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत सारे लोग इसको अपने हक में बहुत बेहतर समझ रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज़म खान साहब ने बयान दिया कि ये साइफर जो है वो झूठा है, और साइफर के मामले पर जो है वो इमरान खान ने गैर कानूनी काम किया, और वो जो कागज़ ले रहा है वो झूठ था, और साइफर में इस तरह का कुछ नहीं था, अमरीकी कोई इसमें धमकी नहीं थी। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये सब कुछ सच मान भी लिया जाए तो साइफर फिर कहाँ है क्या नहीं है, उसकी एक तहकीकात तो बनती है ना। अगर इमरान खान साहब ने झूठ बोला तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर साइफर सच है तो फिर साइफर के मामले को और साइफर पे अमल करने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये मामला अभी चल रहे हैं। इसी ज़मीन में FIA ने इमरान खान साहब को 25 जुलाई को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया है। इमरान खान साहब से JIT की ज्वाइंट टीम तफ्तीश करेगी। दूसरी तरफ अमरीकी में वज़ीर ख़ारजा का बयान जारी हुआ है, और उन्होंने साइफर के मामले पर कहा है कि जितने भी इल्ज़ामात साइफर में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम बेबुनियाद और गलत हैं। तो नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात करता चलूँ, मुझे ऐसा लगता है ये साइफर जो है वो इमरान खान के लिए नहीं, इस गड़े मुर्दे में जो जान डाली जा रही है वो इमरान खान के गले पे डालने के लिए नहीं डाली जा रही, बल्कि ये किसी और को अंडर प्रेशर करने के लिए किया जा रहा है। तो मैं एक बात सोच रहा था कि साइफर का मामला जो था वो तो इमरान खान ने काफ़ी अरसे से इसको दबा दिया था, बल्कि अवाम ने भी इसको काफ़ी अपनी हद तक भुला दिया था। फिर ये अचानक आज़म खान साहब 1-1.5 महीना गायब रहने के बाद अचानक आकर वो 161 के तहत और 164 के तहत जो है वो बयान देते हैं। जबकि मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि 161 का जो बयान है वो उस वक्त होता है जब कि आप अंडर कस्टडी हो पुलिस के, या आपके खिलाफ कोई FIR हो। सिर्फ 164 का जो मामला है वो भी देखते हैं कि वो कहाँ तक कानूनी माहिरान जो है उसको देखते हैं कि वो कहाँ तक सही होगा और कहाँ तक गलत होगा। लेकिन ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान के खिलाफ 200 केसेस के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी इनका दाव नहीं लग रहा उनको नाअहल करने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो ऐसे मौके पर साइफर को खोलना ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन साइफर के मामले में इमरान खान से ज़्यादा वो लोग फंसते हैं। अगर ये साइफर हकीकत हुआ या ये साइफर सच्चा हुआ तो अब इसमें वो फंसते हैं लोग जिन्होंने साइफर पर अमल किया। और आप जानते हैं कि PDM की हुकूमत ने भी साइफर को नज़रअंदाज करते हुए उस पर अमल किया। जबकि आप जानते हैं कि उस वक़्त साइफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया, उस वक़्त ये साइफर पार्लियामेंट भी पेश किया गया, और इस जुमरे में उस वक़्त एक बयान आया था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि अगर साइफर मेरे सामने आया भी तो मैं तो अपनी आंखें बंद कर लूँगा। अगर ये साइफर नहीं था तो इस तरह के मामला क्यों होते रहे, इस तरह की बातें क्यों होती रही। तो कल मैंने जैसे कहा था कि अगर ये साइफर नहीं था तो फिर इमरान खान साहब ने जो एक कमीशन बनाया था एक जनरल के अंडर, तो फिर उस कमीशन को क्यों तोड़ा गया और उस कमीशन को क्यों ख़त्म किया गया। उसकी एक तहकीकात होने देते, उस कमीशन को उसकी तहकीकात करने देते, तो उसी वक्त ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन नाज़रीन, इस मौके पर ये साइफर को इस तरह से खोलना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस मुर्दे में जान डालना, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ये किसी और को अंडर प्रेशर करने के लिए है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि ये किसी और के लिए, ये किसी और को अंडर प्रेशर करने के लिए। अब सोच रहा हूँ लोगों को होगा कि वो इस बारे में क्या बात करते हैं और इसका क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। साइफर के मामले में अमेरिकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये साइफर पे जितने भी इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद और झूठे हैं। अब अमेरिका जो है वो किसी भी मुल्क की सियासत में और किसी भी सियासी पार्टी के अमल दखल में हिस्सा नहीं लेता। उसने कभी किसी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा से और किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं जोड़े, या हमारा उनके साथ कोई साथ नहीं है। तो नाज़रीन, अगर ये बात साइफर में नहीं है और इसका मतलब जिक्र भी नहीं किया, जैसे आज़म खान का जो बयान है उसमें तो सिर्फ इमरान खान साहब के उस बयान की बात की है कि इमरान खान ने उस साइफर को देख कर और उस पर खुश हो गए थे, उसकी लैंग्वेज देखकर, और उसको मतलब बकौल आज़म खान साहब के कि हम इसकी तोड़ मरोड़ के और इसको इस्तेमाल करके जो है वो खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट और दूसरों के खिलाफ जो है एक बयानिया बनाएंगे। अगर ये नहीं था तो अमरीकी महकमा खारजा को ये बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर एक बात सोच रहा था कि अगर ये साइफर हकीकत है या झूठा है, जो भी है वो अल्लाह जानता है, लेकिन इस साइफर में कुछ ना कुछ था। वो जैसा पंजाबी में कहते हैं कि जिथे तू आंदा थे आगुन दिए, तो मुझे लगता है कि इस साइफर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है। जब भी इसका जिक्र होता है तो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सब कुछ हिल जाता है और अलग अलग किस्म के बयानात और अलग अलग किस्म के प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। अमेरिका को ये किसने कहा कि आप इस बारे में बात करें।
कोई इल्ज़ामात नहीं लगे कल से अब तक, कोई ऐसी बात नहीं। अमेरिका का तो जिक्र भी नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत जिक्र हुआ जो भी आज़म खान के बयान में हो, उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी। और ना ही उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अमेरिका को इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। जब ऐसी बात नहीं हुई तो अमेरिकन महकमा खारजा को यह बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं इस पर काफ़ी हैरान हुआ कि अभी ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। जो आज़म खान साहब ने बयान दिया है, चाहे उसको आप इमरान खान साहब के खिलाफ कह लें या सैफर के खिलाफ कह लें, तो वो आवाम ने जो है वो सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां बखेर दी हैं। सैफर के मामले में इमरान खान को अगर कोई नुकसान पहुंचना था तो मुझे नहीं लगता कि वो नुकसान पहुंचेगा। मैंने जैसा कल अपने वीलॉग में कहा था कि सैफर के मामले को दोबारा जिंदा कर इन लोगों ने इमरान खान को मजीद तकवीत देने की कोशिश की है, उनकी मकबूलियत में इजाफा करने की कोशिश की है, और ये बिल्कुल अनजाने में की है इन्होंने, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अवाम और इसके हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। सैफर के ही मामले में 24 जुलाई को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी FIA ने तलब कर लिया है, जिस पर मीडिया टॉक करते हुए असद उमर साहब का कहना था कि हम जाएंगे और उनको हकायक बताएंगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि परवेज खट्टर साहब को कितनी कामयाबी मिलती है, और कोई भी किसी भी पार्टी के बारे में फैसला करने का हक नहीं रखता। वजह यह है कि जो भी पार्टी चलती है वो अवाम के सर पे चलती है और सिर्फ अवाम ही पार्टी का फैसला करती है। यहाँ पे एक ऐसी हज़रत तफन्नन में एक बात कहता चलूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मानसून की बारिशें हो रही हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने का इनको एक और बहाना मिल रहा है। वैसे जो हालात वाक़े जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में मुझे अगले 10 से 15 साल जो है वो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जो मुझे समझ आ रहा है और शायद दूसरों को भी समझ आ रहा हो, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था, बल्कि मेरे वीलॉग का थंबनेल का हेड थी कि नवाज शरीफ को सऊदी अरब से कोई खैर नहीं मिली, और ये बातें अब जो ज़राए से तस्दीक शुदा हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को सऊदीया से कोई खैर की खबर नहीं मिली और ना ही कोई खैर मिली है, जिसकी वजह से मरीम नवाज जो है काफ़ी गुस्से में है और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तैयारी कर ली है लंदन वापसी की। अब देखते हैं कि वो लंदन वापस जाकर पाकिस्तान आते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने पाकिस्तान आना होता तो वो बहुत दफ़ा पाकिस्तान के बहुत करीब आए, दुबई आए, सऊदी अरब आए, और क्या कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, जबकि पाकिस्तान में उनके भाई, अपने भाई की हुकूमत थी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ सके। तो अगर वो अब लंदन वापस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि सऊदीया में जो नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है तो वो रायगा जानी ही थी। अब ये दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी हुई है, ये दुनिया बदल चुकी हुई है। अब दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो अब इस तरह के फैसले नहीं करते कि ज़ाती हैसियत में कोई फैसला कर दें या कोई दूसरे मुल्क में मुदाखलत कर दें। वो जब तक नहीं फैसला करते जब तक वो ये देख ना लें कि किस मुल्क की अवाम किस तरफ है, और जो बंदा हमसे बात कर रहा है क्या उसकी अपनी अवाम में मकबूलियत है या नहीं। अगर मकबूलियत हो तो वो थोड़ी बहुत सिफारिश कर देते हैं या प्रेशर डाल देते हैं, अदरवाइज वो अब इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। उनको पता है कि अब दुनिया बहुत फास्ट है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से दुनिया में फैलती है, और हर बंदा जो है हर चीज़ उसके हाथ में है, मोबाइल की सूरत में, नेट की सूरत में। तो इसलिए वो अब ऐसा कोई फैसला नहीं करते जिससे उनको गैर मकबूलियत हो। तो मुझे लगता है कि अब जो दुनिया वो बदल गई है, लेकिन अफसोस कि हमारे जो हुक्मरान हैं, और ख़ासतौर पर पुराने हुक्मरान जो है वो अभी तक 90 की दहाई में है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत या ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर कोई इस्टेब्लिशमेंट पे या पाकिस्तान की मशीनरी के महकमों के ऊपर कोई प्रेशर डलवा कर तो वो इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। तो अब ऐसा होना नामुमकिन है। तो यही वजह मुझे लगती है कि सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब को कोई खैर नहीं मिली और अब वो वापसी के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत है वो इतनी ज़्यादा है कि इंटरनेशनल एक टिकटॉकर ऐप है, उसके ऊपर सिर्फ 24 घंटों में करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए। तो इस बात से लोग खूब अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन पाकिस्तान में मकबूल है और कौन नहीं, और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में कोई खैर नहीं मिली। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि टोटल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इन सारी PTM के नुमाओं की या इनकी पार्टी के जितने भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं या अकाउंट्स हैं, उनकी टोटल जो तादाद बनती है, जबकि इमरान खान की बहुत ज़्यादा है और वो कई करोड़ों में है। मतलब 24 घंटे के अंदर करोड़ों अगर टिकटॉक पे आ सकते हैं, उनकी जो स्पीच होती है उसको लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो फिर इससे सबको अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में कौन मकबूल है और कौन नहीं। मतलब कि वो इस बात को देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की पल्स और बल्कि दिलों की धड़कन जो है वो इमरान खान बन चुका हुआ है। तो ऐसे में इस तरह का फैसला करना उनके लिए भी मुश्किल था, और उन्होंने मेरा ख्याल ऐसे ही फैसला किया होगा कि जो अवाम चाहती है वही होगा, तो तभी जाकर ये फैसला हुआ होगा और नवाज शरीफ साहब को वहाँ से खैर नहीं मिली। आखिर में मैं अपनी अवाम से बात करना चाहूँगा। ए कौम पाकिस्तान, मैंने पिछले वीलॉग में जो खैरात और ज़कात है उसको चैनलाइज करने की बात की, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि हमें बताएं कि ये जो खैरात और ज़कात है इसको हम किस तरह से चैनलाइज करें। तो इस बारे में मैं उनको यहाँ अपने वीलॉग में जवाब दे देता हूँ। मैंने वैसे उनको इनबॉक्स भी जवाब दिया है
कि इसका एक बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि पाकिस्तान में जितने भी खैराती इदारे हैं, NGOs हैं, आप उनसे उन मुखैर हजरात का डाटा ले सकते हैं और फिर उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये धीरे धीरे होगा, ये एक रात में तो ये काम होने वाला नहीं है। तो आप जब उनसे डाटा ले लेंगे तो गाहे बगाहे मीटिंग्स करके एक क्या कहते हैं कमेटी बनाकर, एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाकर, तो आप जो है वो इस सिस्टम को बना सकते हैं और फिर ये चैनलाइज हो जाएगा और फिर आप जो है वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे पहले, उसके बाद आप उसी इंस्टीट्यूट के रिलेटिव जो है वो फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और फिर उसी में से जो आप इंस्टीट्यूट बनाएंगे उसमें से जो लोग सीख कर निकलेंगे तो उस फैक्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लोग भर्ती हो जाएंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी होगी। एक तो इंडस्ट्री का जो है वो एक रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा है कि बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और गुर्बत तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही जाएगी। तो ये था आज का वीलॉग। उम्मीद है कि मेरा आपको वीलॉग पसंद आया होगा। मेरे इस वीलॉग से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।